हेलो एस्पिरेंट्स। डेट है आज 17 जून 2025 और आज हमको द हिंदू के दो एडिटोरियल आर्टिकल डिस्कस करना है। जो हमारा पहला एडिटोरियल आर्टिकल है वो है इंडिया की बे ऑफ बंगाल में जो स्ट्रेटेजिक या जियो पॉलिटिकल रिलेशंस में चेंजेस आ रहे हैं। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है बे ऑफ बंगाल में एग्जिस्ट करने वाली कंट्रीज के साथ, उसमें जो डायनेमिक्स या उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं या उसमें जो आने वाले टाइम में हमारे लिए चीज़ें जो बैलेंस करने के लिए रिक्वायर्ड है, उसका एक पूरा का पूरा एक एनालिसिस है बहुत अच्छा। और दूसरा जो आर्टिकल है वो है रिलेटेड टू जस्टिस यशवंत सिन्हा। यहाँ पे ये बेसिकली आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल ये डिस्कस करना चाहता है कि कैसे जुडिशरी जो है ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑपरेट करती है और यहाँ पे कई सारे इश्यूज हैं जुडिशरी से रिलेटेड जो रिजॉल्व करना चाहिए। और इसी से रिलेटेड पूरा का पूरा डिटेल्ड एडिटोरियल एनालिसिस यहाँ पे द हिंदू में आज दिया गया। तो ये दोनों आर्टिकल हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट आर्टिकल। सो द फर्स्ट आर्टिकल इज इंडियाज अनईजी बैलेंसिंग एक्ट इन द बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे ये आर्टिकल डिस्कस क्या करना चाहता है, जैसे ये आर्टिकल लिखा है अभिजीत सिंह जी ने, जो ये बोलते हैं कि इंडिया की जो रिसेंट पॉलिसी के कुछ डिसीजन है रिलेटेड टू पर्टिकुलरली टू बांग्लादेश, तो ये बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ रिलेशंस में या डिसीजन मेकिंग में इंडिया ने अभी रिसेंटली जो भी डिसीजन लिए हैं या जो भी स्टेप्स लिए हैं, वो कहीं ना कहीं रीजनल कोऑपरेशन की स्पिरिट जो है, कोऑपरेटिव रीजनलिज्म जिसको बोलते हैं, उसकी स्पिरिट के थोड़ा सा अगेंस्ट में जा रहा है। और ये आगे चल के हो सकता है कि इंडिया को एक नए टाइप के चैलेंज या नए टाइप के प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमको आगे के अपने जो स्टेप्स है वो डिफाइन करना है। जैसे डिस्कशन कहाँ से स्टार्ट होता है, डिस्कशन यहाँ से स्टार्ट होता है कि रिसेंटली इंडिया का जो बे ऑफ बंगाल में जो एंगेजमेंट है, इकोनॉमिक एंगेजमेंट है, ये रिसेंट टाइम में काफी इंक्रीज हो रहा है। जैसे इंडिया के साथ हमेशा से दो फ्रंट रहे हैं, एक वेस्टर्न फ्रंट जहाँ पे उसका इकोनॉमिक रिलेशन चलता है लैंड रिलेशन में, और एक ईस्टर्न फ्रंट। तो वेस्टर्न फ्रंट पे प्रॉब्लम इस यहाँ पे पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के होने के कारण यहाँ पे एज अ इंटरमीडिएट कंट्री, वो पाकिस्तान के बियॉन्ड जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उसके उससे उन कंट्रीज से अच्छे रिलेशन, ट्रेड रिलेशन डेवलप नहीं कर पाता। सिमिलरली यहाँ पे ईस्टर्न साइड जो है, ये ईस्टर्न साइड पे बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसके साथ इंडिया एक अच्छे रिलेशन बना सकता है और बनाने की कोशिश कर रहा है। और जैसे जैसे इंडिया को ये समझ में आया कि यहाँ पे वेस्टर्न साइड से अच्छा ईस्टर्न साइड है जो आने वाले टाइम में काफ़ी इमर्जिंग है, और इसके साथ अगर हम ट्रेड के रिलेशंस को और इम्प्रूव करते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने में और इन फॉरेन रिलेशंस को इम्प्रूव करने में कई कंट्रीज के साथ हमको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इसी चीज़ को देखते देखते इंडिया को जो इकोनॉमिक एंगेजमेंट है बे ऑफ बंगाल रीजन में, ये अभी रिसेंटली काफ़ी बढ़ गया है। जैसे इंडिया के जो ईस्टर्न पोर्ट्स हैं जैसे कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में पारादीप, और वेस्ट बंगाल में जो हल्दिया है, इनके थ्रू जो कार्गो जाता है या जो ट्रेड का वॉल्यूम जाता है, ये रिसेंटली काफ़ी इंक्रीज हुआ है या इम्प्रूव हुआ है। और साथ साथ में इसी चीज को देखते हुए इंडिया ने ये अभी रिसेंटली बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक का एक मेरीटाइम ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी साइन किया है। बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक मतलब ये इंडिया और ये जो बे ऑफ बंगाल के सराउंडिंग रीजन में, दिस इज इंडिया एंड यहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल है, तो ये बे ऑफ बंगाल की जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं, ये सराउंडिंग कंट्रीज के साथ इनका एक रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, जिसके अंदर में जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज है इस रीजन की, जैसे म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, इंडिया, देन उसके बाद श्रीलंका, देन उसके बाद यहाँ पे भूटान, ये कुछ जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज है इस रीजन की, इनके आपस में ट्रेड और सिक्योरिटी के कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए काम करता है। तो ये सारी कंट्रीज ने मिलके अभी एक मेरीटाइम ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन एग्रीमेंट कराएंगे, जिसके अंदर में ये अपने आपस में जो ट्रेड से रिलेटेड जो भी रेगुलेटरी इश्यूज आते हैं या पोर्ट टू पोर्ट कोई चीज भेजने में जो भी कॉस्ट आती है, उसको कम करने के लिए कंट्रीज जो है मिलके काम करेंगी, जिससे इस रीजन का, बे ऑफ बंगाल के सराउंडिंग रीजन का जो कंट्रीज हैं उनके बीच में, और पर्टिकुलरली इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बीच में काफी ज्यादा ट्रेड या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा। लेकिन अभी रिसेंटली यहाँ पे बिम्स्टेक के दो मेंबर्स, दैट इज इंडिया और बांग्लादेश, उनके बीच में जो रिलेशन है वो थोड़ा सा बिगड़ने लगे हैं। आपको पता होगा कि लास्ट ईयर बांग्लादेश में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था और उसके बाद वहाँ पे रेजाइम का चेंज हुआ था, और जो न्यू रेजाइम आई थी उन्होंने ऐसे कुछ स्टेप्स या ऐसे कुछ बातें बोली थी जो एंटी इंडियन टाइप की फील हुई थी, जो बेसिकली इंडिया के इंटरेस्ट के फेवर में नहीं थी, और उससे हमको काफ़ी ज़्यादा इशू हुआ था, क्योंकि बांग्लादेश से हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। पिछले कुछ काफ़ी ईयर से, काफ़ी सालों से, 10-15 से 20 सालों से हम बांग्लादेश के साथ अपने रिलेशन, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे वो पॉलिटिकल, वो इम्प्रूव करने के लिए बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं।
तो अभी रिसेंटली जब रिजाइम चेंज हुई और जो न्यू रिजाइम आई, उन्होंने जब इंडिया के लिए थोड़ा सा एडवर्सेरियल टाइप का एटीट्यूड शो किया, तो उस केस में इंडिया ने भी कुछ स्टेप्स लिए ये इंडिकेट करने के लिए कि हमारे पास या हम जो है अब इस टाइप के एंटी इंडियन जो स्टेप्स हैं या इनिशिएटिव्स हैं या बातें हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे इस साल अप्रैल में इंडिया ने बांग्लादेश को जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी दी हुई थी उसको विदड्रॉ कर लिया। ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे बांग्लादेश के एक या दो ही पोर्ट हैं जो मेन है, तो बांग्लादेश के जो एक्सपोर्टर्स हैं अगर उनको ज़्यादा कुछ सामान भेजना होता है या एक्सपोर्ट करना होता है तो वो इंडिया के पोर्ट्स का यूज़ करके एज अ हब यूज़ करके वो सेल दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। चूंकि बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट है वो उसके एग्जिस्टिंग पोर्ट्स की कैपेसिटी से ज़्यादा है, तो वो काफ़ी सारा जो सामान है उनके जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अपने पोर्ट के थ्रू नहीं भेजते, वो हमारे जो पोर्ट्स हैं उनका यूज़ करके दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसशिपमेंट। लेकिन यहाँ पे इंडिया ने जो बांग्लादेश के एक्सपोर्टर्स थे उनके लिए अभी अप्रैल में आई ये फैसिलिटी, जो वो हम फैसिलिटी देते थे कि आप हमारे पोर्ट का यूज़ करके अपने सामान को एक्सपोर्ट कर लो, ये चीज़ें हमने उनको रेस्ट्रिक्ट कर दी। उसका रीज़न क्या था, हमने उनको रीज़न दिया कि हमारा वो लॉजिस्टिकल रीज़न था। हमारे जो टर्मिनल्स हैं वो बहुत कंजेस्टेड है, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्टर्स का रश है। हमारे जो हर एक्सपोर्टर्स हैं उनके ही सामान बेचने में हमको डिले हो रहा है। तो अगर हम बांग्लादेश के एक्सपोर्टर्स को भी फैसिलिटी देते हैं तो इस केस में हमारे एक्सपोर्टर्स जो है ना उनको बहुत ज़्यादा इशू होगा। लेकिन बांग्लादेश में इस मूव को या डिसीजन को बहुत अलग तरीके से लिया हुआ। जैसे बांग्लादेश ने जो उनके इन कई ऑफिशियल्स थे या कई पब्लिक जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने भी ऐसे कुछ स्टेप्स लिए, उन्होंने भी ऐसे कुछ स्पीचेस दिए जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या स्ट्रेटेजिक जो पॉलिसी मेकिंग है उसके लिए काफ़ी नेगेटिवली इंडिकेट करते थे। जैसे बांग्लादेश के जो इंटरिम चीफ एडवाइजर थे उन्होंने चाइना में जाके ये बात बोली कि इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ये लैंड लॉक्ड हैं, मतलब इनका ओशन से कोई कांटेक्ट नहीं है और बांग्लादेश इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए एक बहुत बड़ी लाइफलाइन है। तो ये जो क्लेम था बांग्लादेश का, ये इंडिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है हमारे, उन्होंने बार-बार ऐसा रिपीटेडली बोला है कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसकी स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत हाई है एंड दे हैव बीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव बीन टेकिंग मेनी अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टेप्स इन ऑर्डर टू improve द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफिकल कनेक्टिविटी ऑफ द रेस्ट ऑफ द इंडिया विद द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ताकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का डेवलपमेंट भी हो और इंडिया नॉर्थ ईस्ट रीजन के थ्रू साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से बहुत अच्छे से इंटीग्रेट हो पाए। आपके लिए मैं एक होमवर्क देता हूं जो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली पिछले 5 सालों में या एटलीस्ट पिछले 1 ईयर में नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में वीडियो में लिख के बताना है। प्लीज डू राइट इट वेरी वेरी वेल। आप इसको अच्छे से सर्च करके लिखिएगा जरूर, क्योंकि ये आपकी मेंस के आंसर राइटिंग को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। तो ये जो सजेशन थे कि ये जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं ये बांग्लादेश के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ये इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा ही नेगेटिव परसेप्शन कैरी करते थे। ये इंडिया के लिए इंडिया को काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया इस स्टेटमेंट ने। इंडिया ने पिछले कुछ सालों में अपने पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत हेविली इन्वेस्ट किया है और उनको डेवलप भी किया है। जैसे इंडिया का अपना एक प्रोग्राम है सागरमाला प्रोग्राम, जिसके अंदर में इंडिया अपने कोस्टल लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए दिन रात काम कर रहा है। और पिछले 10 सालों में जो ईस्टर्न कोस्ट के जो पोर्ट्स हैं उन पे जो कार्गो का मूवमेंट है वो मोर देन डबल हो गया है। साथ साथ में गवर्नमेंट ने जीएसटी के भी कट अलाउ करे हैं, मतलब बंकर के फ्यूल पे जो शिप्स होते हैं कार्गो जो कैरी करते हैं उनके बंकर के फ्यूल पे जीएसटी के चार्जेस भी कम रखे हैं और कोस्टल शिपिंग के लिए इंसेंटिव भी बहुत सारे दिए हुए हैं ताकि प्राइवेट कंपनीज भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए यहाँ पे काम करें। तो अब जब ये सारे टेंशन्स आ रहे हैं, ये टेंशन्स का पॉइंट ये है, मतलब अभी तक हमने जो डिस्कशन ये किया कि कुछ-कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं हमारे ईस्टर्न फ्रंट पे, जो हमारे पॉलिसी मेकिंग के साथ अभी फिट नहीं बैठे। जैसे हम 2 स्टेप टू डुअल पॉलिसी टाइप की पॉलिसी अभी फॉलो कर रहे हैं। जैसे वी वर फोकस सिंस 5 लास्ट एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स स्पेशली, वी वर फोकसिंग ऑन डेवलपिंग अपन आवर ट्रेड वॉल्यूम ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। तो उसके लिए हमने बिम्स्टेक को रिवाइव करने की कोशिश करना शुरू करी थी। हमने अपनी तरफ से भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए थे और ये जो बिम्स्टेक का मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, ये उसी का एक रिजल्ट है कि व्हाई एंड हाउ इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द बे ऑफ बंगाल रीजन आर सो मच कमिटेड टू डेवलप द रीजनल कनेक्टिविटी एंड रीजनल इंटीग्रेशन।
मतलब ये बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में जितनी भी कंट्रीज हैं, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा रीजनल कोऑपरेशन बढ़ा के अपना रीजनल इंटीग्रेशन और कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए पूरा मिल के काम करने की कोशिश कर रही है। और ये जो बिम्स्टेक मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, ये उसी का एक रिजल्ट है। पर्टिकुलरली कुछ स्मॉल इकोनॉमीज हैं जैसे कि भूटान, म्यांमार, नेपाल, ना सिर्फ बांग्लादेश बल्कि ये कंट्रीज भी इंडिया के पोर्ट्स जो हैं इनके लिए लाइफलाइन की तरह काम करते हैं। इंडिया के पोर्ट्स के ये जो तीनों कंट्रीज हैं, भूटान, म्यांमार, नेपाल, ये इंडिया के पोर्ट्स का एक लार्ज अमाउंट ऑफ यूज करते हैं, लार्ज लार्ज अमाउंट में यूज करते हैं, और ये इनकी इकोनॉमी के लिए वन ऑफ द लाइफलाइन की तरह काम करती है। लेकिन अभी जो हमने रिसेंटली हमारे जो फॉरेन पॉलिसी चेंजेस शो करे हैं, जैसे बांग्लादेश के साथ हमने जो इनिशिएटिव या रिस्पॉन्स जिस तरीका का किया है, ये रिस्पॉन्स इन कंट्रीज, ऑथर का कहना है कि ये रिस्पॉन्स इन कंट्रीज को आने वाले टाइम में मन में एक डर पैदा करेगा। मतलब ये जो फॉरेन पॉलिसी रिस्पॉन्स है कि अगर आपको हमारे साथ हमारी फैसिलिटीज का यूज करना है, हमारे साथ ट्रेड करना है, हमारे साथ इकोनॉमिक रिलेशन मेंटेन करना है, हमारे साथ रीजनल कनेक्टिविटी पे काम करना है, तो देयर इज अ कंडीशन दैट यू विल हैव टू स्पीक टोटली इन फेवर ऑफ अस। आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं बोलना है जो हमारे अगेंस्ट में हो पॉलिटिकली। तो मतलब पॉलिटिकल कंसेंसस या पॉलिटिकल पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकली गुड रिलेशंस हैव बिकम अ गुड और हैव बिकम अ प्राइम कंडीशन इन ऑर्डर टू डेवलप इकोनॉमिक और रीजनल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। तो हमने जो बांग्लादेश के साथ में जो पॉलिसी का रिस्पॉन्स शो किया है, उन्होंने हमारे साथ जो गलत किया, करने की कोशिश करी या जो बोला, उसके रिस्पॉन्स में हमने जो आंसर उनको किया है, ये कहीं न कहीं ऑथर का कहना है आने वाले टाइम में इन कंट्रीज़ के मन में भी डर पैदा करेगा और इन कंट्रीज़ को भी हमसे दूर ले जाने की कोशिश करेगा। ये बात सही है कि अभी करंटली ये जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि भूटान हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, इनके पास इंडिया के पोर्ट्स के अलावा कोई ज़्यादा अच्छी ऑल्टरनेटिव नहीं है। जैसे जो इनके पास ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है इंडिया के अलावा, वो है साउथ ईस्ट एशिया के पोर्ट्स यूज़ करना या फिर श्रीलंका के पोर्ट्स यूज़ करना। लेकिन ये सारे पोर्ट्स जो हैं, ये इनका यूज़ करना इन कंट्रीज़ के लिए काफ़ी कॉस्टलियर है और इनके लिए कम टाइम एफिशिएंट भी है। मिड मई के मंथ में, जैसे मई के मंथ में इंडिया ने बांग्लादेश के 7 कैटेगरी बांग्लादेशी गुड्स के 7 कैटेगरीज के इंपोर्ट पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था, जो नॉर्थ ईस्ट के थ्रू डायरेक्टली लैंड बॉर्डर के थ्रू आते थे, जैसे कि गारमेंट, प्लास्टिक, प्रोसेस्ड फूड। इससे बांग्लादेश के कई सारे एक्सपोर्टर्स जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस होने लग शुरू हुआ था, और बांग्लादेश के जो ट्रेडर्स हैं, जो इंडिया में ट्रेड करते हैं और इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स बना के बेचते हैं, उनके लिए ये ट्रेड करना बहुत ही ज़्यादा हेडेक या स्ट्रेसफुल हो गया था। इंडिया ने ये कंडीशन रख दी थी कि अब आपके जो ये 7 कैटेगरीज़ के गुड्स हैं, ये नॉर्थ ईस्ट के थ्रू डायरेक्टली लैंड बॉर्डर के थ्रू हमारी कंट्री में नहीं आएँगे। ये या तो कोलकाता या फिर नवा शेवा पोर्ट जो है महाराष्ट्र का, ये इन 2 पोर्ट्स के थ्रू ही एंट्री कर सकते हैं। इंडिया का ये कहना था कि हमने ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, वो रिस्ट्रिक्शन हमने ऑफिशियल पॉलिसी मेकिंग के बेसिस पे सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। बट नॉनदलेस ये जितने भी डिसीजन इंडिया ने लिए हैं, ऑथर का कहना है, ये आने वाले टाइम में ये दूसरी कंट्रीज जो हैं, जैसे कि म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये इन कंट्रीज, पाकिस्तान इग्नोरिंग पाकिस्तान, मेनली म्यांमार, थाईलैंड, कोलंबो मतलब श्रीलंका, भूटान, नेपाल, इनको जो हमारी एडवर्सरी कंट्रीज हैं, जैसे कि चाइना, पाकिस्तान, इनकी तरफ और ज़्यादा फास्ट जो है वो टिल्ट होने में हेल्प करेगा, विच इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर इंडिया। अगर हम चाहते हैं कि हम रीजनल पीस की तरफ काम करें, रीजनल इंटीग्रेशन के लिए काम करें, तो हमको पॉलिटिकल बेसिस पे डिसीजन मेकिंग अपनी कम करनी पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है कि पॉलिटिक्स तो चेंज होती रहती है, लेकिन रिलेशनशिप जो है उनमें ट्रस्ट कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, ट्रस्ट कांस्टेंट तब रहेगा जब आप अपनी पॉलिसी मेकिंग को स्टेबल रखोगे। इट शुडंट मैटर मच टू यू दैट देयर इज अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट सिटिंग इन अदर कंट्री व्हिच डू नॉट स्पीक इन फेवर ऑफ योर गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज चेंज होती रहती हैं, उनको तो अपने पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए, लोगों को मोबिलाइज करने के लिए अब ऑब्वियसली ऐसे स्टेटमेंट देने ही पड़ते हैं जो उनको खुश करेंगी, लेकिन दैट शुड नॉट इफेक्ट द डिसीजन मेकिंग विच इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आप आज बांग्लादेश के अगेंस्ट में डिसीजन ले रहे हो ना, ऐसे डिसीजन वो बांग्लादेश को अफेक्ट करते हैं नेगेटिवली जस्ट बिकॉज द पॉलिटिक्स इन बांग्लादेश चेंज, तो वो कल को ये दूसरी कंट्रीज जो है जैसे कि थाईलैंड, म्यांमार,
नेपाल, भूटान, इनके मन में भी एक डर पैदा करेगा कि कल को हमारे ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत गई जो इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है, उसके साथ मैच नहीं खाती आइडियोलॉजिकली, तो ये हमसे जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के एग्रीमेंट कर रहे हैं, रीजनल कनेक्टिविटी के एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो कनेक्टिविटी या ट्रेड के एग्रीमेंट हमसे ब्रेक कर लेंगे। तो अब इस ज़ोन को, मतलब इस ये जो डिलेमा है कि हमको पॉलिटिक्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है या इकोनॉमिक्स या रीजनल इंटीग्रेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है, ये डिसीजन या ये डिलेमा रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लॉन्ग टर्म में ऐसे कुछ डिसीजन या स्टेप्स ले पाएँ, जो बे ऑफ बंगाल को हमारे लिए ज़ोन ऑफ अपॉर्च्युनिटी में कन्वर्ट कर पाए और उसका यूटिलाइज़ेशन करने में भी हेल्प कर पाए। जैसे बिम्स्टेक में अभी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्रपोज्ड है। अगर ये कंक्लूड और सक्सीड हो जाता है, तो इंडिया का जो रीजनल ट्रेड है, साउथ ईस्ट एशियन रीजन कंट्रीज के साथ जो कनेक्टिविटी है, वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और हमको आगे चल के इन कंट्रीज को अपने फेवर में या कहना चाहिए हम अपनी तरफ किसी भी इंटरनेशनल मैटर या इंटरनेशनल इशू पे अपने फेवर में डिसीजन रखने में या दिलवाने में हेल्प करेगी, क्योंकि कोई भी कंट्री नहीं चाहती दूसरी कंट्री कि जिस कंट्री के साथ उसके रीजनल इंटीग्रेशन या इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अच्छे हैं, उसके अगेंस्ट में वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कोई गलत बात या नेगेटिव बात बोले। तो इंडिया को, ये ऑथर फाइनली यही बोल रहा है कि इंडिया को अपने आने वाले टाइम में जितने भी डिसीजंस इन मैटर्स पे लेने चाहिए, वो इस बेसिस पे लेना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में वो रीजनल इंटीग्रिटी या रीजनल एम्बिशन को और रीजनल लीडरशिप के रोल को क्या समझ के या क्या सोच के या कितने विजनरी तरीके से दिखती है। क्योंकि इंडिया अगर ये चाहता है कि आने वाले टाइम में वो यहाँ पे एक रीजनल ये जो एक साउथ ईस्ट एशिया रीजन है या साउथ एशियन रीजन है, वहाँ पे अपने आप को एक रीजनल लीडर की तरह प्रेजेंट या शो कर पाए, तो उस केस में उसको अपने आप को उस तरह से प्रेजेंट भी करना पड़ेगा। उसको अपने आप को एक क्रेडिबल और ट्रस्टेबल पार्टनर की तरह प्रूव भी करना पड़ेगा, जो टाइम टाइम पे या शॉर्ट टर्म में डिसीजंस को ऐसे जस्ट ड्यू टू पॉलिटिकल चेंजेस ऐसे रेंडमली बार बार चेंज नहीं करता। Only that is going to present India as a विश्व गुरु और द ग्लोबल लीडर, एज अ वन ऑफ द रीजनल ग्लोबल लीडर, जहाँ पे इंडिया को आगे चल के लीडरशिप को या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। सो दिस वाज द फर्स्ट आर्टिकल रिलेटेड टू बांग्लादेश। उसके बाद आते हैं हम सेकेंड आर्टिकल दैट इज रिलेटेड टू जुडिशियल सिस्टम, दैट इज सर्विंग जस्टिस बट नॉट जस्टिस। ये आर्टिकल लिखा है हाईकोर्ट के, बॉम्बे हाईकोर्ट के एक एडवोकेट ने, दैट इज आरती राघवन, जिसमें इन्होंने जुडिशरी पे कई क्वेश्चन उठाए हैं। जैसे इसमें इन्होंने क्या बोला है कि मार्च 14 को जस्टिस यशवंत वर्मा जो हैं, उनके ऑफिशियल रेसिडेंस पे बहुत सारा कैश का स्टैश मिला था। उसके 10 दिन के अंदर जो है उनको दिल्ली हाई कोर्ट से उनकी जुडिशियल वर्क से उनको जो है उनका जुडिशियल वर्क छीन लिया गया था। 2 महीने के अंदर उनके अंदर में उनके अगेंस्ट में एक इंक्वायरी बैठा दी गई थी। ये एक अजीब-सी चीज़ यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो हमने ऑब्ज़र्व करी वो ये थी कि इंक्वायरी बहुत तेज़ी से की गई। सुप्रीम कोर्ट ने फटाफट पैनल बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये इंडिकेट करने की कोशिश करी कि हम पब्लिक के साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे इस केस से रिलेटेड। लेकिन उन्होंने जो फ़ोटोज़ रिलीज़ करे, जैसे उन्होंने रेसिडेंस पे जो फ़ोटोज़ के बर्न्ड फ़ोटोज़ के स्टैश थे वो रिलीज़ करे। उन्होंने कुछ छोटी-मोटी माइनर डिटेल भी रिलीज़ करी जस्टिस यशवंत वर्मा से रिलेटेड, जैसे इंक्वायरी कमेटी कब बिठाई है, कौन-कौन उसके मेंबर हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन वो करेगी। ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी से अपने प्लेटफ़ॉर्म पे अपलोड कर दी। तो कहने के लिए तो हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर पे बहुत फास्ट डिसीजन मेकिंग करने की कोशिश करी और बहुत जल्दी-जल्दी चीज़ें करने की कोशिश करी, ताकि वो ये प्रूव कर पाए कि हम ट्रांसपेरेंसी को और करप्शन को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं या अलर्ट हैं। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन में बहुत सारी चीज़ें छुपा दी गई या दबा दी गई, जो कभी पब्लिक में अभी तक लाई ही नहीं गई है। जैसे ऑथर का ये कहना है कि इन्होंने जो फ़ोटो शो करे, वीडियो पब्लिश करा कि कैसे इन्वेस्टिगेशन थोड़ी बहुत उन्होंने दिखाने की कोशिश करी। पार्शियली उन्होंने इंसिडेंट से रिलेटेड कुछ-कुछ जो कॉरेस्पॉन्डेंस है कि सुप्रीम कोर्ट जज ने प्रेसिडेंट को जो भी लेटर लिखा या गवर्नमेंट और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बीच में जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ, वो भी उन्होंने शो करने की कोशिश करी। हालाँकि सबसे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है केस से रिलेटेड, वो सुप्रीम कोर्ट ने कभी पब्लिक में नहीं डाली। जैसे इन्होंने जो 2 रिपोर्ट यहाँ पे ये जो जस्टिस थे, जस्टिस यशवंत वर्मा थे, इनकी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड 2 लोगों की रिपोर्ट आई थी। एक तो कमिश्नर ऑफ पुलिस की एक रिपोर्ट आई थी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट लिख के सबमिट करी थी सीजेआई को, और एक 3 मेंबर जुडिशियल कमेटी बिठाई गई थी, जस्टिस वर्मा के ऊपर जो चार्जेस लगे थे उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए।
उनकी भी फाइनल रिपोर्ट आई थी। ये फाइनल रिपोर्ट भी इन्होंने भी, ये 3 मेंबर जुडिशियल कमिटी ने भी अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है ये सीजेआई को सबमिट करी थी। ये दोनों रिपोर्ट पब्लिक में कभी भी पब्लिश नहीं की गई। अगर सुप्रीम कोर्ट, ऑथर का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इतना ही ज़्यादा एक्टिव प्रोएक्टिव है या इतनी ही ज़्यादा कंसर्न्ड है करप्शन को लेके, ट्रांसपेरेंसी को लेके, तो फिर ये रिपोर्ट्स को वो पब्लिक में रिलीज़ क्यों नहीं कर रहा? ये इसी बेसिस पे ये जो एडवोकेट हैं, उन्होंने बहुत बड़ा क्वेश्चन जुडिशरी के ऊपर उठाया है। इन्होंने बेसिकली ये बोला है कि ये अनक्लियर है, ये क्लियर नहीं है कि अभी भी जो क्रिटिकल एविडेंस है, ये जो जस्टिस वर्मा के अंदर में जो कैश का स्टैश मिला था, जो-जो भी एविडेंस मिले थे, वो पुलिस ने अभी तक सिक्योर क्यों नहीं करे? वो उसको एफिडेविट पे फाइल क्यों नहीं करा? उसको अभी भी केस की जो फाइल है उसमें अटैच क्यों नहीं करा एविडेंस के फॉर्म में? ये अभी तक क्लियर नहीं है। इसके ये जो पूरा का पूरा जो केस है, इसके अराउंड में जो ओपेसिटी है, ओपेसिटी मतलब छोटी-मोटी कुछ-कुछ डिटेल दी गई हैं, मेन डिटेल नहीं दी गई हैं, कुछ डिटेल पब्लिश की गई हैं। जो मेजर डिटेल है, जो केस से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट डिटेल है, वो पब्लिक डोमेन में नहीं डाली गई है। इनका ऑथर का कहना है ये एक्सेप्शनल नहीं है। ऐसा नहीं है ये पहली बार हुआ है। जुडिशरी ने अपने खुद के रूल्स बनाए हुए हैं। ये सेल्फ फैशन रूल्स हैं, जो हायर जुडिशरी जजेस के, लोअर जुडिशरी के जो जजेस हैं या हायर जुडिशरी के जजेस भी जो हैं, उनके मिसकंडक्ट पे करती है इंक्वायरी और उनकी डिटेल्स को छुपा के रखती है। इनका कहना है ऐसा कई बार जुडिशरी ने किया है कि जजेस के मिसकंडक्ट पे इन्होंने इंक्वायरी तो बैठाई है, रिपोर्ट भी बनाई है, कमीशन भी करी है, इन्वेस्टिगेशन भी करी है, लेकिन कभी भी उनकी रिपोर्ट है पब्लिक डोमेन में नहीं डाली है। क्या एक्शन लिया गया है वो कभी भी नहीं बताया है। ये सारी चीज़ें एक उन्होंने फेक टाइप के पूरा सिस्टम उन्होंने बना के रखा है। तो इन्होंने जो भी मतलब जब जजेस के अगेंस्ट में कोई एलिगेशन लगता है, तो सिस्टम ये है कि उनके अगेंस्ट में एक इन हाउस प्रोसीजर होती है। मतलब कोर्ट के अंदर उनके ही फेलो जजेस जो होते हैं, वो उनके अगेंस्ट में एक पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं और वो इन्वेस्टिगेट करके अपनी रिपोर्ट जो है चीफ जस्टिस या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सबमिट करते हैं। तो अब ये जो रूल्स हैं, ये जो ऑथर है इनका कहना है कि ये जो इन हाउस प्रोसीजर का जो रूल है ना, ये बड़ा ही अजीब टाइप का रूल है। ये जजेस को प्रोटेक्ट करने में, जुडिशरी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका मिसयूज करती है। जैसे इसमें ये पूरे जो रूल्स की प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर के किसी भी रूल्स में ये चीज़ कंपल्सरी नहीं है कि कंप्लेंट जो है वो फॉर्मली लिखी जाएगी, इंक्वायरी का इंस्टीट्यूशन अलग से होगा, प्रोसीजर क्या अडॉप्ट की जाएगी या फाइनल रिपोर्ट कैसे सबमिट की जाएगी, किस फॉर्म में सबमिट की जाएगी, किसको सबमिट की जाएगी, कैसे पब्लिक की जाएगी। ये सारी चीज़ों के किसी भी चीज़ मतलब इनसे रिलेटेड कोई भी डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं है। बस उन्होंने इतना बोल के रखा है कि कोई भी जज अगर गलत काम करेगा, तो हम उनके अगेंस्ट में एक इन हाउस प्रोसीजर कंडक्ट करेंगे, लेकिन उस इन हाउस प्रोसीजर का तरीका क्या होगा, उसकी रिपोर्ट कैसे पब्लिक में डाली जाएगी, क्या उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा, इससे रिलेटेड कोई भी रूल्स जो हैं ये पब्लिक में नहीं है। और जो गिल्ट है मतलब अगर कोई जज है उसके अगेंस्ट में गिल्ट प्रूव भी हो जाती है, तो वो भी पब्लिक डोमेन में सिटीजन्स के सामने डिस्क्लोज करना ज़रूरी नहीं है। कमिटी जो है ये डिटरमाइन कर सकती है कि जजेस का जो भी जज हैं उनका जो मिसकंडक्ट है उसके बेसिस पे उनको रिमूव किया जाए या नहीं किया जाए। तो ये जो जुडिशरी की जो प्रोसेस है ना, नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर, ये अभी से नहीं है या अभी नहीं है, बहुत टाइम से चली आ रही है। पिछले 10 सालों में ऐसे कई केस हुए हैं जो जुडिशरी की इन हाउस प्रोसीजर जो चलती है उस पे उसकी लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन उठाने के लिए सबको मजबूर करती है। जैसे पास में कई केसेस हुए हैं, 2020 में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जस्टिस रमन्ना के अगेंस्ट में बहुत बड़े एलिगेशंस लगाए थे कुछ चीज़ों को लेके। उसके बावजूद जस्टिस रमन्ना जो है ये सीजेआई बनाए गए थे और उनकी जो उनके अगेंस्ट में जो कंप्लेंट थी, वो उस टाइम पे जो सीजेआई थी उन्होंने वो डिसमिस कर दी थी। उसी तरह ये आंध्र प्रदेश के जज थे, जस्टिस जेके मल्लेश माहेश्वरी, उनके अगेंस्ट में भी ये कंप्लेंट आई थी, बट उसके बावजूद उस कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के उन जज की तरह उनको हाई कोर्ट से जो सुप्रीम कोर्ट की जज के पोजीशन पे उनको एलिवेट कर दिया गया। आज तक ये भी नहीं पता कि इनके अगेंस्ट में जो कंप्लेंट आई थी, उसके अगेंस्ट में कोई इंक्वायरी हुई भी थी कि नहीं हुई थी। सिमिलरली ये 2019 में उस टाइम के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जस्टिस रंजन गोगोई, इनके अगेंस्ट में एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का एलिगेशन लगा था। सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ ने ही इनके अगेंस्ट में एक कंप्लेंट लगाई थी, लेकिन उस केस में भी कोई स्टेप नहीं लिया गया था। इनफैक्ट जो सुप्रीम कोर्ट के जो स्टाफ थे, उस स्टाफ को टेम्परेली सस्पेंड कर दिया गया था और जब तक वो सीजेआई ऑफिस में थे तब तक उनको ऑफिस नहीं आने दिया गया। उनके अगेंस्ट में जो एक इंक्वायरी भी बिठाई गई, जुडिशियल कमेटी भी जो बिठाई गई, उन्होंने भी जो इन्वेस्टिगेशन करी, वो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट कभी पब्लिक नहीं की गई। उनकी फाइनल रिपोर्ट जो आई थी उसने कंप्लेनेंट की कंप्लेंट को डिसमिस भी कर दिया। इनफैक्ट कोर्ट ने उस
कंप्लेन को डिसमिस तो किया, साथ-साथ में एक अलग से एक इंक्वायरी लॉन्च कर दी जिसमें ये देखना शुरू कर दिया कि वो कंप्लेंट के अंडर में कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी तो नहीं थी जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। ये सीजेआई गोगोई के रिटायरमेंट के बाद उस स्टाफ को या कंप्लेनेंट को जो है वो वापस रीइंस्टेट कर दिया गया और उसके बाद उस स्टाफ को, वो मेंबर तक को जिस पर्सन ने वो कंप्लेन लगाई थी, इनफैक्ट उस कंप्लेनेंट तक को फाइनल रिपोर्ट नहीं दी गई कि आपकी कंप्लेन को अगर डिसमिस किया गया है तो किस बेसिस पे डिसमिस किया गया है। सिमिलरली जस्टिस सूर्यकांत जी जो नवंबर 2025 में एक सीजेआई बनने वाले हैं, इनके अगेंस्ट में भी सीरियस एलिगेशन है कि जब ये पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट थे तब इन्होंने बहुत सीरियस, इनके ऊपर करप्शन के बहुत बड़े सीरियस एलिगेशन लगे हुए हैं। इनके ऊपर एलिगेशन है कि ये बेल के ऑर्डर पास करने के लिए ब्राइब्स लेते थे और इनके पास इन्होंने एसेट्स के इलीगल एक्विजिशन किए हैं बहुत लार्ज अमाउंट में। 2017 में इनके अगेंस्ट में एक कमेटी भी उठाई गई थी इनकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इंक्वायर करने के लिए, जस्टिस ए.के. गोयल जी के अंदर में, जिन्होंने बेसिकली एक रिपोर्ट भी बनाई थी जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि जस्टिस सूर्यकांत जो हैं वो एक सुटेबल नहीं है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरह एलिवेशन के लिए, बट डिस्पाइट दैट ही वाज एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़िंग या बहुत ही क्वेश्चनेबल करती हैं जुडिशरी के सिस्टम को। जैसे ये सारी चीज़ें क्वेश्चनेबल क्यों करती हैं? सुप्रीम कोर्ट ने खुद बार-बार ये अफ़र्म किया है कि सिटीज़न्स का राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है और इसके अंदर में कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकता। कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन या पब्लिक अथॉरिटी है, तो हर सिटीज़न को हक है कि वो उस इंस्टीट्यूशन की वर्किंग या उस इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट में कोई भी नेगेटिव है, तो उसको जानने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल कर पाए। लेकिन ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होती। जब भी कोई सिटीज़न, जैसे इंडियन एक्सप्रेस ने खुद कई बार आरटीआई फाइल करने की कोशिश करी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में, इन जज के अगेंस्ट में ये जो केस उठा था उसमें क्या इंक्वायरी उठी है या क्या इंक्वायरी हुई है या उसकी रिपोर्ट में फाइनल कंक्लूजन क्या था। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये बताने से डिनाई कर दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो उस चीज़ को बताने के लिए कंपेल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो है ये जुडिशरी के ऊपर क्वेश्चन करती हैं, ये क्वेश्चन उठाती हैं। जैसे अगर कोई इंस्टीट्यूशन, पब्लिक इंस्टीट्यूशन ट्रांसपेरेंट होता है, तो वो उस इंस्टीट्यूशन में पब्लिक ट्रस्ट गेन करता है और इंडिया में जुडिशरी इज़ द सोल इंस्टीट्यूशन जिसके ऊपर लोग उम्मीद लगाते हैं कि अगर इंडिया में कुछ भी, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन फेल होता है, तो जुडिशरी इज़ द वन जो उसको कभी फेल नहीं करता या नहीं करेगा। इसी से जुडिशरी की रिस्पेक्ट या ट्रस्ट उसका बनता है। लेकिन जुडिशरी के जो ये डिसीजंस हैं या ये जो एक्शंस हैं, ये कहीं न कहीं लोगों के मन में भी उनको डाउट या क्वेश्चनेबल बनाता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो स्टेप्स ले रहे हैं या जिस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या वो भी अब ट्रस्टेबल बचे हैं कि नहीं? तो ऑथर का ये कहना है एंड में कंक्लूजन करने के लिए कि हम बस उम्मीद रख सकते हैं कि हायर जुडिशरी जो है, आगे चल के ये अपना खुद का एक पूरा का पूरा एक क्लोज़्ड ग्रुप ना हो जाए, कंप्लीटली क्लोज़्ड ग्रुप ना हो जाए, क्योंकि ये गवर्नमेंट का पार्ट है, कोई प्राइवेट क्लब नहीं है जिसको क्लोज़ किया जा सकता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और ये जो हायर जुडिशरी है, अगर इसी तरीके से काम करती रहेगी, तो ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन सिर्फ नाम की रह जाएगी और मोर इट विल बिकम मोर ऑफ अ प्राइवेट क्लब जो सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है, एक दूसरे का बैक रखने के लिए काम करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए अगर हमको एक आइडियल डेमोक्रेसी बना के रखना है तो, और इसीलिए हमको यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करने की जरूरत है। So I hope both of these articles are clear to you. If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam. अदर देन दैट हमारा जीएस मेंटरशिप कोर्स है मेंस के लिए जो हमने स्टार्ट कर दिया है। अगर आप जीएस की मेंस की प्रिपरेशन या कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन के लिए हमसे मेंटरशिप चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कांटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करना। दिस इज़ द नंबर 8962291192। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप या कॉल करना है और मैं वहाँ पे आपको मेंटरशिप से रिलेटेड सारी डिटेल्स प्रोवाइड करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।